चुनाव प्रक्रिया, वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग की आज अहम बैठक। वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने की संभावना पर होगी चर्चा। सीसी ज्ञानेश कुमार यूआईडीएआई प्रमुख सहित अन्य केंद्रीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। तेलंगाना में ओबीसी समुदाय को सरकारी नौकरी और शिक्षा में अब मिलेगा 42% आरक्षण। सीएम रेवंत रेड्डी ने सोमवार को किया है ऐलान। राज्य में शिक्षा, नौकरी, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी के 23% रिजर्वेशन था। वक्फ संशोधन बिल ईद के बाद मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। ये सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का कहना है कि ईद के बाद इस बिल को संसद में चर्चा के लिए लाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अहम सुनवाई। सांसद पप्पू यादव सहित अन्य लोगों की दायर याचिका में परीक्षा रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में गंभीर अपराधों के आरोपियों के चुनाव लड़ने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। वकील अश्वनी उपाध्याय की याचिका में गंभीर अपराध के आरोपियों के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। लखनऊ में आज सभी अदालतों में हड़ताल। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी नहीं होगा कामकाज। शहर के विभूति खंड इलाके में वकीलों के साथ हुई मारपीट और अभद्रता के खिलाफ किया जा सकता है हड़ताल का आह्वान। यूपी के संभल में इस साल नहीं लगेगा नेजा मेला। सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगने वाले मेले की प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। प्रशासन की दलील, सोमनाथ का मंदिर लूटने वाले लुटेरों के नाम पर मेले मजमे की नहीं मिलेगी इजाजत। संभल में नेजा मेले की इजाजत न मिले दिए जाने पर सियासत भी गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी साझा संस्कृति और भाईचारे के हर निशान पर परंपरा को मिटाना चाहती है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की आज 9 महीने बाद होगी धरती पर वापसी। सुनीता की वापसी 19 मार्च सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समुद्र तट पर होगी। नासा सुनीता और उनके साथी बच विलमोर की वापसी के पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भारतीय समय अनुसार आज सुबह 8:15 से शुरू कर देगा। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार रात 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद जमकर आगजनी हुई और तोड़फोड़ भी हुई। औरंगजेब की तस्वीर जलाने को लेकर फैली एक अफवाह के बाद दोनों गुटों में शुरू हुआ पथराव और टकराव। नागपुर के महाल और हंसपुरी इलाके में हिंसा और आगजनी हुई। उपद्रवियों ने घरों और गाड़ियों को बनाया निशाना। दर्जनों गाड़ियों को किया गया आग के हवाले। भारी पथराव से कई घरों के टूटे खिड़की और दरवाजे। उपद्रवियों ने मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे। नागपुर हिंसा मामले पर सरकार सख्त है। अब तक 60 से ज्यादा उपद्रवियों की हुई गिरफ्तारी। हिंसा और आगजनी करने वाले उपद्रवियों की तलाश में पुलिस चला रही है सर्च ऑपरेशन। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर हिंसा को बताया सुनियोजित साजिश। कहा कि हिंसा और आगजनी करने वालों पर हुई सख्त से सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे नागपुर। सोमवार को हुई हिंसा की पूरी रिपोर्ट सीएम फडणवीस को देंगे बावनकुले। नागपुर में औरंगजेब की पोस्टर जलाने के दौरान भड़की हिंसा के बाद सीएम फडणवीस ने की उच्च स्तरीय इमरजेंसी मीटिंग। मुख्यमंत्री ने की लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के साथ साथ शांति बनाए रखने की अपील। नागपुर का महाल इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है और इलाके में तनाव के बीच भारी फोर्स की तैनाती है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल ने कहा है कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है हालात। नागपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी लोगों से शांति की अपील की है। गडकरी ने कहा कि आपसी भाईचारे के प्रतीक रहे इस शहर को एक अफवाह ने हिंसा की आग में झोंक दिया। नागपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दलों ने फडणवीस सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी की यही मंशा रहती है कि कैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच तनाव पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। यूबीडी नेता आनंद दुबे ने सीएम फडणवीस को आड़े हाथ लिया। कहा कि मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र के बारे में ही जानकारी नहीं है। बीजेपी को समर्थन करने वाले संगठनों ने माहौल खराब किया। नागपुर हिंसा के प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 500 से 1000 लोगों की भीड़ ने अचानक हमला बोल दिया। हिंसा पर उतारू भीड़ ने कई गाड़ियों को जला दिया और घरों पर जमकर पथराव किया। नागपुर में पथराव और आगजनी करने वालों की पहचान के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि चेहरा ढककर आए लोगों ने जमकर मचाया तांडव।
दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने किया प्रदर्शन। जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन में विपक्षी दलों के कई नेता भी हुए शामिल। वक्फ बिल विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार की नजर बिल की आड़ में हमारी मस्जिदों पर है। कल कोई कहता है कि ये मस्जिद नहीं है तो कलेक्टर जांच बैठा देंगे और जांच पूरी होने तक मस्जिद हमारी संपत्ति नहीं होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है, जो संविधान के अधिकार का उल्लंघन करता है। एआईएम-पीएलबी के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति को करीब 5 करोड़ मुसलमानों ने ईमेल के माध्यम से अपनी राय बताई, लेकिन सब कुछ नजरअंदाज किया गया। वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने एआईएम-पीएलबी के विरोध प्रदर्शन को बताया सियासी स्टंट। कहा कि संसद ने कानून बनाने के अधिकार को चुनौती देने की रही है नापाक कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं की बातचीत में उठा आतंकवाद का मुद्दा। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में सक्रिय खालिस्तान समर्थित गुटों का मुद्दा उठाया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर हमारी राय एक जैसी है, चाहे 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च चर्च पर हुआ हमला हो या फिर मुंबई 26/11। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का संकल्प भी जताया गया। मुक्त व्यापार की अड़चनें खत्म करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और मत्था टेका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। जियो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर 125 देशों के 3500 से ज्यादा प्रतिनिधि साझा कर रहे हैं अपने विचार। रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि भारतीयों और न्यूजीलैंड वासियों को एक साथ रहते 200 साल हो चुके हैं कि भी भारतीय हमारे बहुसांस्कृतिक समाज में घुल मिल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने गबार्ड को प्रयागराज महाकुंभ से लाया गया गंगाजल भेंट किया। वहीं तुलसी गबार्ड ने पीएम मोदी को तुलसी की माला भेंट की। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई अलग अलग मुलाकात में तुलसी गबार्ड आतंकवाद और साइबर क्राइम पर विशेष तौर पर चर्चा हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी संगठन एसएफजे के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माइक्रो ब्लॉग साइट ट्रुथ पर एंट्री हो गई है और यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर से हटाए जाने के बाद 2020 में से शुरू किया था। पीएम मोदी ने ट्रुथ ज्वाइन कर किए 2 ट्रुथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी के पॉडकास्ट पर दिए इंटरव्यू को शेयर किया था। पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू को शेयर करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का आभार व्यक्त किया। दिल्ली के नए नवनिर्वाचित विधायकों के आज से 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम है और ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे। विधानसभा सभागार में विधायकों को दी जाएगी संसदीय प्रक्रिया, नियम, कायदे और सुशासन सिद्धांतों की जानकारी। पंजाब सीएम भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज लुधियाना को देंगे परियोजना की सौगात। और वहीं आपको बता दें कि पखोवाल रोड स्थित इंडोर स्टेडियम में दोनों नेताओं की जनसभा। संसद के बजट सत्र के दूसरे सत्र में भी जारी है विपक्षी दलों का हंगामा। वक्फ बिल, वोटर लिस्ट और परिसीमन के मुद्दे पर हमलावर है विपक्ष। राज्यसभा में 0 आवर में सोनिया गांधी मनरेगा पर बोलेंगी। हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया 2,05,017 करोड़ का बजट। महिलाओं को लाडो योजना के तहत मिलेंगे 2100 रुपए महीने। नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ियों का 20 लाख का बीमा। युवा, किसान और शहरी विकास पर जोर। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना तीसरा बजट पेश किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के कमजोर तबके पर विशेष फोकस है। सरकारी कर्मचारियों का 3% बढ़ा है महंगाई भत्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बिहार विधानसभा में राज्य में कथित बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने वेल में आकर किया प्रदर्शन और विधायकों ने की नारेबाजी।
विधानसभा में आरजेडी नेताओं ने कहा कि बिहार में होली के दौरान खून की होली खेली गई और मार्शल्स ने विधायकों से प्ले कार्ड छीने। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का दावा, होली के दौरान 2 दिनों में हुई 22 लोगों की हत्या। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचौल ने कहा कि हाफ एनकाउंटर तो शुरू ही हो गया, जरूरत पड़ी तो फुल एनकाउंटर किया जाएगा। बिहार के एडीजी ने अपराधियों को 2 टूक चेतावनी दी है, कहा है कि वर्दीधारियों पर बंदूक दिखाने वालों पर जरूरत पड़ी तो करेंगे एनकाउंटर। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री पर जेडीयू भगवान सिंह कुशवाहा को ऐतराज, कहा कि निशांत अगर पैराशूट एंट्री मिलती है उनको तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में फिर क्या फर्क रह जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हुगली के फुरफुरा शरीफ में इफ्तार में शामिल हुई। लखनऊ में सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। बिहार में 19,000 कांस्टेबल भर्ती की आज शुरू होगी प्रक्रिया। 18 अप्रैल आवेदन की आखिरी तारीख है। पुलिस कांस्टेबल की निकली 19,838 पदों के लिए निकली वैकेंसी पे महिलाओं के 6,717 पद पर आरक्षित है। बिहार के किशनगंज में असामाजिक तत्वों ने एसएसपी के 4 जवानों को बंधक बना लिया। इस दौरान जवानों से मारपीट भी की गई। शिष्टाचार दस्ते ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर जागरूकता अभियान भी चलाया। रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें छेड़छाड़ से बचाने के लिए इस दस्ते का किया है गठन। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के केमोहो गांव के रेशीपोरा में भारतीय सेना ने एक आईईडी बरामद कर उसे निष्क्रिय कर दिया। यूपी के नोएडा के बिस्वक थाना क्षेत्र के गौड चौक पर एक कार में आग लग गई। बाल बाल बचा ड्राइवर, कार से कूदकर बचाई जान। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हल्ला बोल। प्रदर्शन में ओवैसी समेत कई मुस्लिम संगठन हुए शामिल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन में धार्मिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम जनता शामिल। जंतर मंतर पर कई मुस्लिम संगठनों के लोग शामिल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठनों ने कहा कि वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव स्वायत्तता के लिए खतरा। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई भी बैठक में शामिल हुए और शोएब जमई ने कहा कि हम सबको राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कौम के हित में एकजुट होना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ है, जो संविधान के अधिकार का उल्लंघन करता है। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध पर कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक विरोध है, अभी बिल आया भी नहीं है, हमने 428 पन्नों की अपनी रिपोर्ट दी है। जगदम्बिका पाल ने यह भी कहा कि लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, कहीं भी वक्फ की जमीन नहीं बेची जा रही है। आज किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है, तो आखिर किस सवाल पे? वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एआईएमपीएलबी के विरोध प्रदर्शन पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा कि बीजेपी जो चाहती है उससे सहमत नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब तक वक्फ बिल संसद में पेश नहीं हो जाता तब तक इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, इस पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है। एआईएमपीएलबी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर बोले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल, कहा कि ये देश कानून से चलता है।